नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। नक्सलियों पर अंतिम प्रहार 2026 तक का डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है। 2026 तक नक्सलियों के सफाई का दावा कर दिया है गृह मंत्रालय ने। आज अमित शाह ने 8 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई निर्देश जारी किए गए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि झारखंड भी नक्सल प्रभावित है, गहरे रूप से नक्सल प्रभावित है, लेकिन अब जड़ें उखड़ रही हैं। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे जगह थे, कई ऐसे बूथ थे जहां पर पहाड़ों पे, जहां बरसों से कभी एक वोट नहीं पड़ा था, जहां कभी पोलिंग नहीं होती थी, इस बार वहां भी पोलिंग हुई है, वहां भी पुलिस चुनाव कराने में कामयाब रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए। अगर बूढ़ा पहाड़ की बात करें, जब लातेहार के और पलामू के बीच का बूढ़ा पहाड़ का इलाका है, पूरी तरीके से नक्सलियों की गिरफ्त में था, अब मुक्ति साफ नजर आ रही है। पहले ग्राफिक्स दिखाता हूं आपको। ग्राफिक्स देखिए क्या कुछ हुआ बैठक में, फिर चर्चा अतिथियों से भी करेंगे। नक्सल मुक्त होगा देश, अंतिम चरण में लड़ाई। नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर अमित शाह ने की अहम बैठक। टारगेट माओवाद 2026 पर हुई चर्चा। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों संग बनाई खास रणनीति। प्रभावित क्षेत्रों में की गई विकास पहल पर भी चर्चा। अधिकारियों के मुताबिक नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई। 2010 की तुलना में 2023 में नक्सली हमले में मरने वालों की संख्या भी 86% तक कम हुई है। नक्सली अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में अब तक 230 से अधिक नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है। 723 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 812 को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अब सिर्फ 38 रह गई है। राज्यों के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़क और मोबाइल संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। ऐसे इलाकों में लगभग 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। झारखंड से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। योजना से 15,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। 1.5 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा। शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की अपील, उत्कर्ष योजना की निगरानी करें। हर महीने सभी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करें। नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा। नक्सलवाद मानवता का दुश्मन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अमित शाह ने साल 2026 के मार्च महीने तक वामपंथ उग्रवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। विकास कार्यों को गति देने में केंद्र के सहयोग पर हुई चर्चा। अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा। नक्सलवाद मानवता का दुश्मन, खत्म करने के लिए हर महीने होगी बैठक। नक्सलवाद के कारण हजारों निर्दोष ग्रामीणों की गई जान। मैं नक्सलियों से अपील करता हूं, हथियार छोड़ें। राज्यों में राज्य पुलिस और ज्वाइंट टास्क फोर्स हुई गठित। नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवादियों को मुख्यधारा में लौटना होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क और मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने पर काम हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल एरिया में अंतिम प्रहार किया जाएगा। मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने उग्रवाद के कारण होने वाले नुकसान को भी संक्षेप में बताया। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष
इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं, अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं, इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता। और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि 30 साल के बाद पहली बार वामपंथी उग्रवाद से मरने वाले लोगों की संख्या 100 से कम रही है। सरकार ऐसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का एक संयुक्त अभियान चलाएगी। दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों की गवाही भी चलेगी। 72% तक नक्सली घटनाओं में कमी और 89% तक नक्सली घटनाओं में मरने वालों की, माफ कीजिएगा, 86% तक संख्या घटी है। रुक करते हैं, एक बार अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। बीजेपी से अजय शाह साहब हमारे साथ हैं। अजय जी स्वागत है आपका। एनएसयूआई से हुसैन अंसारी साहब हमारे साथ हैं। हुसैन जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ आदिवासी नेता प्रभाकर तिर्की साहब हैं। प्रभाकर तिर्की जी स्वागत है आपका। शुरुआत प्रभाकर तिर्की साहब से। प्रभाकर तिर्की साहब, आज अमित शाह साहब ने 8 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के दौरान, बैठक के बाद उन्होंने ये कहा कि आदिवासी बहुल जो राज्य हैं, जहां आदिवासियों के राज्य, वहां टारगेट कर नक्सली घात लगाते हैं। नक्सलियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाल आतंक का खौफ बढ़ रहा है, जिस पर 2014 के बाद से तेजी से लगाम लगाया गया। आज अगर आंकड़ों की बात करें तो 72% तक नक्सली घटनाओं में कमी आई है। प्रभाकर तिर्की साहब, ये तो बहुत पुराना मामला है। नक्सलवाद 80 के दशक से शुरू हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला गया। लेकिन नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात तो बोली जाती है। हम लोग भी मानते हैं कि हिंसा किसी चीज़ का कोई रास्ता नहीं होता है और सरकार की ओर से नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात बोली जाती है। लेकिन हम लोग का उस पर दूसरा नज़रिया है। नज़रिया ये है कि आखिर ये आदिवासी इलाकों में ही क्यों बढ़ रहा है और आदिवासी युवा ही उसमें क्यों शामिल हैं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि उन क्षेत्रों में आज भी विकास के कार्यक्रम नहीं पहुंच पाए हैं। विकास के कार्यक्रम का फ़ायदा वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से वहाँ के युवा मिसगाइड होके, गुमराह होके चले जाते हैं उस दिशा की ओर। हम लोगों ने कई बार इस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की है कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं हो सकता है। उसके लिए उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पर गौर करना पड़ेगा। उनको क्या चाहिए, उनके बारे में जानना पड़ेगा। उस क्षेत्र की गहराई से समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर योजनाएं क्यों वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कारण स्पष्ट है कि जहां जहां नक्सलवाद है वहां समस्याएं भी उतनी ही गंभीर है। लोगों की गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। लोगों को वहाँ से रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। जो वहाँ रह रहे हैं वो लोग किसी न किसी रूप में मिसगाइड होके इस तरफ में भटक जाते हैं। तो सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, पॉजिटिव वे में पहल करनी चाहिए कि कैसे वहाँ का नक्सलवाद दूर होगा। हम लोगों ने पूरे राज्य में हर क्षेत्र में दौरा किया है, वहाँ की स्थिति को देखी है हम लोगों ने। जहाँ पे लोग नक्सलवाद बोलते हैं वहाँ हम लोग गए हैं। वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार की योजनाएं वहाँ नहीं पहुँचती है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। जबकि मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने पैसे योजना के रूप में यहाँ दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की विशेष सहायता राशि है यहाँ पर। ट्राइबल सब प्लान के रूप में पूरे बजट का 25% हिस्सा, पूरे बजट का 8.5% हिस्सा अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। स्टेट के बजट में 25% हिस्सा है ट्राइबल सब प्लान के लिए। इतने पैसों के बावजूद डेवलपमेंट नहीं होना, तो दोषी कौन है? यहाँ हमारा सवाल है। दोष सरकार की ओर से। अजय शाह साहब, एक तरफ शाह कह रहे हैं, अमित शाह साहब, की 72% तक नक्सली घटनाओं में कमी आई है। अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर तिर्की साहब को, कह रहे हैं कि योजनाएं अभी भी धरातल पर नहीं उतरी हैं। कई ऐसे सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहां योजनाएं नहीं उतरी हैं, जिसको
एक बड़ा कारण माना जा सकता है नक्सलवाद के फैलने का, फलने का, फूलने का। तो योजनाएं अगर नहीं उतरेंगी, कल्याणकारी योजनाएं सरकार की उन आखिरी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेंगी, तो फिर किस तरीके से ये जो 72% की कमी आई है, कैसे ये फिर इसको कह सकते हैं आंकड़ों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि प्रभाकर जी ने कहा कि जो नक्सलवाद है वो हमेशा आदिवासी इलाकों में क्यों फैलता है, आदिवासी के बीच में नक्सलवाद क्यों फैलता है। तो अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। अगर इस पूरे हम देखें तो आपने जो कार्यक्रम रखा है उसका नाम है नक्सलवाद, यानी कि वाद जो है, वाद बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नक्सलिज्म, इज्म, यानी कि इस विचारधारा की हम बात कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने कहा कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सल नहीं नक्सलवाद, यानी कि इस विचारधारा को खत्म करने की बात कही है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, इस विचारधारा के बारे में बात करूंगा। तो ये जो विचारधारा है, कार्ल मार्क्स को यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा। कार्ल मार्क्स जो यूरोप में एक विचारक हुए, उन्होंने एक विचार दिया कम्युनिज्म, और कहा कि जहां भी आदिवासी है, गरीब है, दलित है, वहां पर हम जो समानता लाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, और वो इक्वालिटी जो समाज होगा उसको उन्होंने कम्युनिज्म का नाम दिया। अब कम्युनिज्म का नाम दिया, अब कम्युनिज्म इस इक्वल समाज को हम हासिल कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी हर क्रांति में जो वायलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। अब कार्ल मार्क्स से बहुत सारे फॉलोअर हुए। चाइना में किसी ने फॉलो किया तो उसको माओ जेडोंग ने फॉलो किया तो वहाँ पर माओवाद की संज्ञा दे दी गई। लेनिन ने उसको रशिया में फॉलो किया तो वहाँ पर लेनिनवाद आ गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत में कई विचारधाराओं का जन्म हुआ। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, हमारी विचारधारा थी, और उसी विचारधारा में एक विचारधारा जिसको हम लेफ्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी का जन्म जो है भारत में होता है। अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे अभिषेक जी, तो आपको ये महसूस होगा कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेफ्ट विंग जो आइडियोलॉजी है उसने, ये बात ठीक है कि इसमें जो एक्सट्रीमिज्म फॉर्म था जिसको माओवादी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं, इससे वो अलग रहे, पर हमेशा उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल शेल्टर जो इस एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म को दिया। अगर 1962 चाइना वॉर की बात करें तो हमने बार बार इनको चेताया कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई जो है आपका एक आइडियलिज्म है, इन्होंने नहीं माना। लास्ट में चाइना ने क्या हमारे ऊपर अटैक किया। अगर आप 2008 का एग्जांपल देखेंगे, लेफ्ट पार्टीज ने जो मनमोहन सिंह सरकार को सपोर्ट किया था और इंडिया और यूएस के बीच में एक इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील साइन होना था, इन लोगों ने यह कहा कि आप यूएस के पास भी नहीं जा सकते और उनसे सपोर्ट वापस लिया, और सरकार गिरने पे थी। जब समाजवादी पार्टी सरकार ने को सपोर्ट किया तब जाकर सरकार जो रुकी। तो हमारा सबसे पहला स्टैंड तो ये था कि ये जो विचारधारा है, नक्सलबारी से जो विचारधारा हुई या फिर माओवादी विचारधारा, सबसे पहले हम इस विचारधारा को जो हम टारगेट करेंगे। अब कार्ल मार्क्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, यानी सबसे पहले इन्होंने धर्म को तो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। इसलिए भारत के अंदर में लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, इसका सबसे बड़ा कोई दुश्मन और सबसे अपोजिशन में कोई रहा है तो हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी रही है, जिन्होंने हमेशा धर्म संस्कृति का जो है साथ दिया है। और जैसे ही हमारी पार्टी, अगर आप मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट देखेंगे, मनमोहन सिंह जब सरकार में थे तो उन्होंने ये कहा था कि नक्सलिज्म इज द सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। और उस समय इंडिया में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो नक्सल से वो कब्जा किया हुआ था, लेकिन अगर आज का आंकड़ा देखेंगे तो 5,000 किलोमीटर में रिड्यूस हो गए हैं। तो अभिषेक जी, हमारा ये कहना है कि सबसे पहले हमने इस आइडियोलॉजी को हिट किया और हमने ये इंश्योर किया कि इस आइडियोलॉजी की भारत में कोई जगह नहीं है, और हमने मल्टीपल अप्रोचेस किए। एक तो आइडियोलॉजी को हिट किया, दूसरा जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के समय में जब भी नक्सल का अटैक होता था तो सेलिब्रेशन मनाया जाता था। जेएनयू के कई ऐसे एग्जांपल्स जहां पर डिमोरलाइज किया जाता था हमारे फोर्सेस को। हम जब से आए हमने अपने फोर्सेस का मोरल बूस्ट किया है। हम कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी दोनों को लेकर चल रहे हैं। जहां पर टफ डिसीजन की जरूरत है वहां पर हम आर्म्स का भी यूज करेंगे, गन्स का यूज करेंगे, और जहां पर विकास की जरूरत है हम विकास के लिए भी, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो जैसे बहुत सारी योजना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आप कार्यक्रम देख सकते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर आप कार्यक्रम देख सकते हैं, गांव में एक सिविक डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो हमने मल्टीपल प्रोंग स्ट्रेटेजीज अपनाई है, और यही वजह है कि नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जो हमने कश्मीर में करके दिखाया, जो हमने नॉर्थ ईस्ट में करके दिखाया, उसी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू वाइप आउट दिस नक्सलिज्म बाय 2026। 2026 के पहले जो कश्मीर में करके दिखाया, जो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में कर दिखाया, बातें हैं और बातें धरातल पर उतरती भी दिखाई दे रही हैं। आंकड़े तो यही कह रहे हैं। एक बार एनएसयूआई से हुसैन अंसारी साहब हमारे साथ हैं। हुसैन, क्या लगता है आपको? 2010 के आंकड़े भी बता रहे हैं गृह मंत्री, 2024 के आंकड़े भी जारी कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि 2010 की तुलना में अभी आंकड़ों में तेजी से घटी है नक्सली जो वारदातें हैं, 72% की गिरावट आई है। आखिर कांग्रेस की सरकार में, भाजपा की सरकार केंद्र में आने से पहले नक्सलियों को ऐसा क्या मिलता था कि नक्सली घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही थी और नक्सलवाद तेजी से अपना पैर पसारता जा रहा था? काफी अवसर मिला पैर पसारने का, और पूरी तरीके से कमोबेश भारत के कई राज्यों अब इफेक्टेड हैं। अब तो 8 राज्य, 9 राज्यों तक का लिमिटेशन बताया जा रहा है। हुसैन जी, अभिषेक सर, जैसे मनमोहन सरकार के समय से ही नक्सल पे बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया था, और
2010 की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, 2010 के बाद 24 तक की जो आंकड़ा आपने अभी दिखाए हमको और हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, तो हमारी सरकार ने भी इस पे बहुत रोक लगाया है। बहुत हद तक हम लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपना कामयाबी हासिल किया है। जैसे सरकार की योजनाओं को हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी ले जा गए हैं और वहाँ पे भी लोगों को सरकार की योजनाओं से और सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है उससे लोग आज लाभ उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भी, केंद्र की जो सरकार थी मनमोहन सरकार, उसकी निगरानी में भी बहुत सारी काम हुई है। और अभी जो वर्तमान में झारखंड में हमारी जो गठबंधन की सरकार चल रही, माननीय हेमंत सोरेन जी भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज भी लगभग 38 जिलों में जहाँ पे नक्सल अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी प्रभाकर सर का बात हमने सुन रहा था और काफ़ी वरिष्ठ जानकार व्यक्ति हैं और हम लोग इनको अपना गार्जियन भी मानते हैं। तो हम लोग इनका बात को भी कोट करते हुए कहते हैं कि वाकई में नक्सल से लोगों का जुड़ने का मकसद वही है कि लोगों को विकास की योजनाओं से वंचित रखा जाता है और युवा बेरोजगारी के ओर कगार पे है। और ये बेरोजगारी जब तक हम तोड़ नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, तब तक निश्चित रूप से हमको लगता है कि नक्सल पे जितना हम बात करते हैं, हम निश्चित रूप से अगर नक्सलवाद पे अगर काम करना चाहते हैं तो हमको युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना होगा, विकास की योजनाओं से जोड़ना होगा, उनको रोजगार दिलाना होगा। और निश्चित रूप से अगर हम ये काम करते हैं तो हमको लगता है कि 2024 से पहले भी हम लोग नक्सल पे प्रभाव डाल सकते हैं। 26 के पहले तक नक्सल पर प्रभाव डाल सकते हैं। 2026 के बाद प्रभाकर त्रिकी साहब, एक बड़ा सवाल आ जाता है कि योजनाएं, आपने ठीक कही कि योजनाएं उन जगहों पर नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण तो नक्सल भी है कि अगर विकास के कार्यक्रम होते हैं, विकास की सड़क पहुंचानी होती है, सड़क उड़ा देते हैं, अगर वहां पुल बनाना होता है, लेवी की मांग हो जाती है, स्थानीय लोगों का या तो दहशत कह लें, कहीं ना कहीं एक दहशत तो रहती है स्थानीय लोगों का। लेकिन जो हमारे भोले भाले आदिवासी लड़के हैं, जो आपने कहा कि ज्यादातर आदिवासी समाज के लोगों को शिकार बनाया जाता है, जो मूल नक्सल है वो कहीं ना कहीं बाहर से आते हैं और या तो दहशत दिखाकर या तो फिर पैसों का प्रलोभन देकर अपनी गिरफ्त में कसते हैं और एक नया दस्ता तैयार कर देते हैं। प्रभाकर त्रिकी साहब, देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं। हम लोगों ने एनालिसिस किया है जी पूरे क्षेत्रों का और हर जगह नई नई तरह की समस्याएं हैं। मैं किरीबुरू गया था, सारंडा क्षेत्र में पड़ता है। 2011-12 में सारंडा डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था और साथ साथ सारंडा एक्शन प्लान भी बनाया गया था। सारंडा डेवलपमेंट प्लान में जंगल के अंदर जो 52 पंचायत हैं जी, उनको रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं मिला था। सरकार ने ये घोषणा की थी कि उनको रेवेन्यू विलेज का दर्जा दिया जाएगा और वहाँ पे योजनाएं चलाई जाएंगी। 400 करोड़ रुपए उस समय का बजट राशि था जी। और कई तरह की बातें वहाँ कही गई थी। अभी के समय की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पर हम लोग खुद गए थे, कोई भी योजना धरती पर नहीं उतरी वहाँ पे एक नया मामला क्या है कि बहुत सारे कंपनियों ने वहाँ लीज ले लिया है, जमीन आयरन ओर का लीज ले लिया है और वो लोग किसी न किसी तरह से सरकार को प्रभावित करके उस जगह में योजना को उतरने नहीं देते। अब योजना क्या है? वनाधिकार का कानून है 2006 जी, जिसके तहत जंगल के अंदर में लोगों को उसके उत्पाद का लाभ मिलना है। फॉरेस्ट राइट एक्ट वहां पे नहीं लागू हो, पट्टा बांटने में डिस्टर्ब किया गया उनको। और जो पट्टा बांटा भी है उनको, वो उस पट्टे में ना कोई प्लॉट नंबर है, ना खाता नंबर है, ना कंपार्ट नंबर है। तो गांव वाले लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमको पट्टा दिया गया, इसमें ना कोई खाता ना प्लॉट। बाद में हम लोगों को पता चला कि ये कंपनीज की मिली भगत से हो रही है, जानबूझकर फॉरेस्ट राइट एक्ट को डिस्टर्ब किया गया है। दूसरा संविधान का कानून लागू है 5वीं अनुसूची का। 5वीं अनुसूची में सूद और महाजनी को कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है गवर्नर को। वो उसके लिए विशेष कानून बना सकते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, मैं सारंडा ही की बात बता रहा हूँ, वहाँ सूदखोर बैठे हुए हैं। जो लोग मजदूरी का काम करते हैं उन लोगों के खाते ले लिए गए हैं,
उन लोगों का एटीएम कार्ड ले लिया गया है, उनके घर के जेवरात लेके रख लिए गए हैं, और जब पैसे मिलते हैं उनको वहाँ से, सेल का वहाँ पे प्रतिष्ठान है, पैसे मिलते हैं तो बैंक से टाई अप करके जैसे ही अकाउंट में जाता है वो पैसे एटीएम से निकाल लेते हैं। मैंने पहल की उसकी, आज भी अभी भी चल रही है, अभी भी चल रहा है। मैंने पहल की, 2 सूदखोरों को जेल भिजवाया हमने, और वहां पे जितने मजदूर हैं काम करते हैं 30,000 40,000 उनको सेल से सैलरी मिलती है, लेकिन उसको मिलता कितना है 4,000 5,000 रुपया। तो ये परिस्थिति आज भी है। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, सूदखोर महाजनी। तो 5th शेड्यूल का जो प्रोविजन है, जो गवर्नर के तहत है, उस पर जो रोक लगाने की बात है, विशेष कानून करने की बात है, आप नहीं करेंगे तो मजदूर उसके विक्टिम बन गए हैं। अब जब मजदूरों के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो ऐसे ही लोग गुमराह होके उनके साथ में चले जाते हैं। लेकिन तब प्रभाकर त्रिकी जी, सारंडा को तो गढ़ माना जाता है नक्सलियों का, जी। आज भी सारंडा गढ़ है, फिर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? नक्सल आखिर लड़ किसके लिए रहे हैं? फिर जब आप कह रहे हैं कि सूदखोर है ही, महाजनी प्रथा चल ही रही है, तो फिर विरोध किसका है? और इस विरोध के बावजूद, नक्सलियों के विरोध के बावजूद भी इस तरीके से सूदखोरी चल रही है। इसके आगे और मैं बताना चाहूंगा, मैंने महाजनी के बारे तो बताया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बताया, संविधान में पेशा कानून लागू है। संविधान के अंदर पंचायती राज एक्ट के 73 अमेंडमेंट में पेशा कानून लागू हुआ, जिसके अंदर ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाना है। आज तक 23 सालों में, 1996 में वो कानून बना, राज बना 2000 में, 2000 के बाद 23 सालों में आज वो ग्राम सभा का कानून नहीं लागू हुआ, जिसमें ग्राम सभा की बात है, ग्राम सुशासन की बात है, योजना बनाने की बात है, लाभुक चुनने की बात है। कोई भी अधिकार गांव के लोगों को नहीं मिला। उसका मतलब क्या हुआ? जब अधिकार नहीं मिला तो आपकी योजनाएं नहीं जाएंगी वहां पे, कंट्रोल बीडीओ के पास होगा, कंट्रोल उपायुक्त के पास होगा, तो आप कंट्रोल लेके बैठेंगे, योजनाएं वहां नहीं जाएगी तो क्या होगा? ये तो धीरे 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 करके इसी का प्रभाव। 16,000 गांव है जो ग्राम सुशासन के अंदर आते हैं शेड्यूल एरिया में। 16,000 गांव है जिन गांवों को शेड्यूल 5th शेड्यूल, ये क्या बोलते हैं, पेशा कानून के तहत ग्राम सुशासन का अधिकार नहीं मिला, जो संविधान की सबसे निचली इकाई है। और आज उसी के कारण पलायन भी बढ़ा है। जो नौजवान उस तरफ नहीं गए, वो नौजवान दूसरे क्षेत्रों में चले गए काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में। और आज 20 लाख लोग झारखंड से बाहर हैं, गांवों के लोग, और रोज जारी है ये। तो उसका तो किसी न किसी रूप में कॉन्सिक्वेंसेस आएगा। आप अगर आतंकवाद की बात बोलेंगे तो उसी में से एक हिस्सा वहां घुस जाता है। तो इसीलिए वो नहीं रुक पा रहा है। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि सरकार योजनाओं की बात करे, वहां तक योजनाएं पहुंचेगी, अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे लोगों तक अधिकार पहुंचेगा, लोगों को शौक नहीं है बंदूक उठा के हिंसा करने का, लोग इंतजार करते हैं। लेकिन जब सरकार की मशीनरी उस पर ध्यान नहीं देती है, तब लोग इस तरह के रास्ते में जाते हैं। अजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले पेशा कानून को लेकर प्रभाकर त्रिकी साहब कह रहे थे कि पेशा कानून गांव में लागू नहीं हो पा रहा है, ग्राम सभाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो तमाम पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के पास इतना पावर है, एक्सट्रीम पावर है कि ग्राम सभाओं के पावर को सीज कर लिया जा रहा है और विकास रुक सा गया है। कितने सहमत है इससे आपकी? क्या वास्तव में ग्राम सभाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए कानून के तहत वो नहीं दिया जा रहा है अभी भी झारखंड के गांवों में? जी बिल्कुल, तिर्की साहब ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और पेशा उठाया, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 की बात की, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, बहुत सारी योजनाओं की बात की जो कि धरातल पर नहीं पहुंच रही है। थोड़ा सा अभिषेक जी, मैं बैकग्राउंड पर जाऊंगा। जो वामपंथी, क्योंकि अब नक्सलवाद की बात करें, वामपंथियों के जो भगवान थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये कहा था कि जो आंदोलन अपने आप आएगा, स्टेट अपने आप टॉपल हो जाएगा और नीचे के जितने लोग हैं अपने आप राष्ट्र को गिरा देंगे, स्टेट को गिरा देंगे और एक नई व्यवस्था बनेगी जो कि कम्युनिज्म आ जाएगी। लेकिन पूरे के पूरे विश्व में देखा गया कि कार्ल मार्क्स जो एक झूठा आदमी साबित हुआ और कहीं पर भी कम्युनिज्म जो है आया नहीं। और उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने स्थान, अपने अपने सहूलियत से इस विचारधारा में चेंज करना चालू किया। इसी में एक विचारक हुए जिसको हम कहते हैं ग्रामसी ने यह कहा कि जो नीचे के लोग हैं, सबसे पहले अगर उनको नक्सल बनाना है, माओवादी बनाना है, तो एक रोमांटिसिज्म जो है हम इसका स्टार्ट करते हैं और एक ऐसा लिटरेचर तैयार करते हैं, एक ऐसा नैरेटिव तैयार करते हैं कि तुम्हारी गरीबी को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है और वो है वॉयलेंस, और स्टेट को टॉपल करना, बंदूक उठाना ही जो है इसका एक उपाय है। और इस वजह से हम देखते हैं कि इस विचारधारा की जो एंट्री है वो कॉलेजेस में हुई, लिटरेचर में हुई, टेक्स्ट के जरिए हुई, और कई सारे जो है सो कॉल्ड क्वालिफाइड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग टेलीविजन पे हर जगह इस बात को कहने लगे
चूंकि साहब बहुत गरीबी है, लोगों के पास राइट्स नहीं है, न्याय नहीं है, तो मजबूरी में जो है वो हथियार को जो उठा रहे हैं। तो हमारा साफ साफ स्टैंड ये कहना है कि ठीक है, अगर किसी प्रदेश में गरीबी है, किसी गांव में योजनाएं नहीं पहुंची, तो क्या जो नक्सल है वो इन योजनाओं को पहुंचाएंगे? नक्सल तो साफ साफ जो है गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, गांव वालों को बरगला रहे हैं, गांव वालों को बहका रहे हैं, उनको एक रोमांटिक सा पिक्चर दिखा रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ये बंदूक लो और तुम टॉपल करो। और अगर आप गौर से देखेंगे तो नक्सल्स का अगर लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, कई सारे पुलिस वालों का इंटरव्यू आया, आईपीएस ऑफिसर्स इंटरव्यू देते हैं कि जब ये गाँव में जाते हैं, कोर एरियाज में जाते हैं, तो देखते हैं नक्सल जो अपना एक अलग लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। यानी कि जो मुद्दे, ठीक है तिर्की साहब ने जो उठाया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी भी जो हमारे गांव में जो है चीज़ें नहीं पहुंची, स्कीम्स नहीं पहुंची है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा साफ कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है गरीबी, क्या इसका सॉल्यूशन केवल बंदूक है? क्या इसका सॉल्यूशन केवल हिंसा है? नहीं, हम इसको एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक प्रॉपर माध्यम से करेंगे। और जैसा कि अभिषेक जी आपने देखा कि धीरे धीरे गांव से नक्सलिज्म खत्म हो रहा है। क्या वजह है कि बहुत बड़े बड़े नक्सलाइट्स भी जो सरेंडर कर रहे हैं? क्या वजह है कि बहुत सारे नक्सलाइट्स जो वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ रहे हैं? क्योंकि जो नक्सलाइट्स है उनको भी ये समझ में आ गया कि ये जो रोमांटिसिज्म जो किया जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ इक्वल हो जाएगा और कार्ल मार्क्स हमारे भगवान है, और इस विचारधारा को एक बिल्कुल एक अलौकिक विचारधारा के रूप में दिखाया गया है। इस विचारधारा की धीरे धीरे डेथ हो रही है और हम बार बार इस बात को डिमांड करते हैं, जैसा कि आजकल एक टर्म भी कॉइन हो रहा है, अर्बन नक्सलिज्म। हम डिमांड करते हैं कि जो अर्बन एरियाज में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो इस विचारधारा को खुलेआम कंडेम करे, तब जाकर के हम मिल करके इस विचारधारा को जो 2026 तक कंप्लीटली वाइप आउट करेंगे। नहीं, बिल्कुल 2026 तक करेंगे साहब, लेकिन सवाल तो वही रह गया कि जो कानून है, पेशा कानून की बात करें या जो फॉरेस्ट एक्ट की उन्होंने बात कही, आखिर इन कानूनों को धरातल पर उतारने में समस्या कहां आ रही है? क्यों नहीं उतारा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी स्कीम्स लॉन्च करती है तो धीरे धीरे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदला जा रहा है। मैं जैसे कि आपको झारखंड का उदाहरण दूंगा। मान लीजिए तिर्की साहब ने कहा कि झारखंड में जो है योजनाएं धरातल तक नहीं उतर रही है, तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए डीएमएफटी फंड है, जिसको प्रधानमंत्री खनिज संपदा योजना से जोड़ा गया था। डीएमएफटी फंड का पर्पस क्या है कि जो भी एरियाज है जहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, अगर उस एरिया में समस्या है तो डीएमएफटी फंड का आप इस्तेमाल कीजिए और उनकी समस्याओं को दूर कीजिए, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जो झारखंड है उसकी रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो रिपोर्ट ये कहती है कि डीएमएफटी फंड जो झारखंड में यूज हुआ है, उस फंड से जिम बनाए गए हैं, उस फंड से कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनाए गए हैं, उस फंड से जो है गाड़ियां खरीदी जा रही है। तो डीएमएफटी फंड जो एक बहुत बड़ा सशक्त कानून हो सकता था आदिवासियों के विकास को ये पहुंचाने में, उसका क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि इन्होंने 73rd का उठाया या फिर 74th की हम बात करें, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो सरकार है वो बिल्कुल गांव तक चले जाए, शहर, छोटे छोटे शहर तक चले जाए। तो मुझे ये बताइए अभिषेक जी कि पिछले 5 साल में क्या वजह थी कि झारखंड सरकार ने ना तो नगर परिषद को चुनाव कराए और पंचायत चुनाव कराने में भी इतना देर ये क्यों कर रहे हैं? तो हमारा साफ साफ कहना है कि जो अभी की वर्तमान सरकार है, इनकी मंशा ही खराब है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, आनंद फानंद में स्कीम्स निकाल रहे हैं। जैसे कि तिर्की जी ने कहा कि लोगों के पास में चीजें नहीं पहुंच रही है, तो अभी अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी हजारीबाग आए थे तो उन्होंने किस स्कीम को लॉन्च किया? उन्होंने एकलव्य विद्यालय को लॉन्च किया। एकलव्य विद्यालय में आदिवासी जब पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तब उनको नौकरियां मिलेगी, तो जाहिर सी बात वो नक्सलिज्म ज्वाइन नहीं करेंगे, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अटैच हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप झारखंड सरकार का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज छात्र जो है 5 लाख से ऊपर छात्र जो मोराबादी मैदान में बैठे हुए हैं, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो क्या वही लोग हैं, वही 5 लाख लोग हैं जो कल को नक्सलिज्म के लिए इजी टारगेट बन सकते हैं? हमारा ये सवाल है इस पे। ये बड़ा सवाल है। एक बार हुसैन का रुख करता हूं। हुसैन जी, सीधा सीधा हमला है राज्य सरकार पर बीजेपी का कि योजनाओं को कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने बाधित कर रखा है। राज्य सरकार गांवों का विकास होने ही नहीं देना चाहती, या तो वोट बैंक एक बड़ा कारण है, घुसपैठ को लेकर भी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन जब डेवलपमेंट ही रुक जाएगा गांव में तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद अपराध पनपेंगे ही पनपेंगे वहां पर। जी अभिषेक शुक्ला जी ने, अभिषेक जी मैं कहना चाहता हूं, जो अभी अजय शाह जी ने बोले कि धरातल ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच रही है, कहीं ना कहीं सरकार की जो आरोप ये लगा रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को दबाने के और सताने की और सरकार को तोड़ने की जो साजिशें केंद्र सरकार की चल रही, कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र तक योजना नहीं पहुंचने का ये भी मेरे नज़र से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और संवैधानिक जो अधिकार है, हमको लगता है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए। और जो प्रभाकर सर ने बोला, ये मामला सही है कि ग्राम सभा की जो विशेष दर्जा है आज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। लोग बिचौलियों के माध्यम से काम करा रहे हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं
कि इस पे रोक लगनी चाहिए। और सरकार जो केंद्र की सरकार जो राज्य की बहुत सारे सरकार को- बिचौलिए हुसैन जी जेल में है अभी, कुछ बिचौलियों का नाम ले लीजिए, जेल में है अभी, कुछ बिचौलियों का कल बेल भी मिला है। वो बिचौलिए कौन है, किस पार्टी से जुड़े हुए, उस बिचौलिए का नाम भी बताइए, जिनका साफ साफ जमीन लूटने में जिनका नाम है। जिस व्यक्ति ने सागवान के पेड़ लूटे उसको रांची का डीसी बना दिया जाता है। मुख्यमंत्री पर स्वयं जमीन लूटने का आरोप है। तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? जब सरकार में रहने वाले लोग खुद जमीन लूटेंगे, खनिज लूटेंगे, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो गांव वालों को संपदा देंगे? मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि नहीं। अभी जेल में है पत्थर चोरी के मामले में। अजय शाह जी, ये आरोप गलत है। आप आरोप बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल आरोप गलत नहीं है, सरकार पे आप आरोप बिल्कुल गलत नहीं है। आप मुझे बताइए, अंडा पीपी, अंडा पीपी कौन है? अंसारी जी अंडा पीपी कौन है? काम कर रहे हैं, अंसारी जी अंडा पीपी कौन है? ये आप लोग कर रहे हैं। हम कौन लोग है अंडा नहीं। पीपी? आप जवाब दीजिए। हम ही लोग हाथी उड़ाने का काम अंडा नहीं किए पीपी थे। कौन हम लोग है? योजनाओं को अंसारी जी ग्रामीण अंडा क्षेत्र- पीपी कौन है? ये आप अंडा पीपी गलत कौन है? बात मैं है। स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे। सरकार ने अच्छी काम मैं कर पूछ रही रहा हूं, है। अंडा और पीपी जहाँ तक कौन है? आपने छात्रों को बरगलाने का काम किया, आप ये बोल भी दीजिए आपकी कि अंडा सरकार पीपी की का आपसे कोई मानसिकता है। संबंध नहीं है। अंडा पीपी कौन है बताइए? अंडा पीपी आप कौन वही है? बात कर रहे हैं ना, आप मैं मानने आपसे- के लिए तैयार ही मैं नहीं। आपसे सवाल पूछ सरकार रहा हूं की कि अंडा योजनाओं पीपी का आप कौन लोग है? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? सरकार मैं काम आपसे कर रही है। पूछ रहा हूं, अंडा जहाँ पीपी तक कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, धरातल मुझे पे ये नहीं बताइए, पहुंच रही। चुनाव कराने में केंद्र सरकार का चुनाव तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्टेट गवर्नमेंट कराती है। आपने क्यों नहीं पंचायत का चुनाव समय पर कराया? ये तो क्यों नहीं अहम इलेक्शन का सवाल चुनाव है। आपने समय पर कराया? ये तो अहम सवाल है कि कोर्ट की भी अवमानना हो गई। कोर्ट ने भी आदेश दिया था, उसके बाद भी उससे ऊपर चले गई सरकार कि भाई अभी चुनाव नहीं हो सकता। ट्रिपल टेस्ट का को एक जरिया बनाया गया, लेकिन 5 साल गुजर गए, चुनाव ही नहीं हो पाया। चुनाव नहीं हुआ। सर देखिए, सरकार चुनाव कराने की स्थिति में थी और सरकार चाह रही थी चुनाव हो, पर लोग इसको कराने नहीं देना चाह रहे हैं। केंद्र से ही कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। कैसे चुनाव कराने में केंद्र से कैसे कैसे मजबूर किया जा रहा है? अंसारी जी? किया जा रहा है। देखिए, कैसे कहीं ना बताइए? कहीं सारी संस्थाएं केंद्र सरकार से ही सेटअप है, वो चाहते ही नहीं है। अभी भी बता दीजिए, अभी भी 4 स्टेट के चुनाव साथ में कराने की पहल चल रहे थे। 2 स्टेट की चुनाव हुआ कल। स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि हम चुनाव नहीं करा सकते, हमारी मजबूरी है, ये है वो है। वो एक पहले अलग कोविड का पंचायत बहाना जी। बनाया गया, कभी ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाया गया। प्रभाकर त्रिकी साहब, एक बार आपका रुख करता हूं। चुनाव नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है। मुखिया, जिला परिषद, अगर इनका जो गठन हुआ था भाजपा की सरकार में, जिस तरीके से हो रहे थे, डेवलपमेंट के कार्य भी चले थे। वर्तमान सरकार ने 5 सालों में चुनाव कराया ही नहीं। चुनाव नहीं होना भी क्या एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की धारा पहुंचनी चाहिए थी वो रुक सी गई है। देखिए, इस टेक्निकल इशू को समझने की जरूरत है। मैंने ग्राम सभा की बात कही। शेड्यूल एरिया में आप 73 अमेंडमेंट में जाएंगे तो आर्टिकल 243M है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शेड्यूल एरिया में पंचायतों का चुनाव नहीं होना है। अच्छा ठीक है जी। आप वो लोगों को जानना चाहिए। शेड्यूल एरिया में पंचायतों का चुनाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्राम सभा एक विशेष यूनिट है और उस क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। और जितने भी अधिकार, जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी योजनाएं वो ग्राम सभा के माध्यम से होनी है। इसीलिए उसमें क्लॉज है कि ग्राम सभा ही वहाँ के लिए देखरेख की यूनिट है और इसीलिए वहाँ पंचायत चुनाव नहीं हो सकते हैं। ग्राम सभा कैसे बनाया जाएगा तिर्की जी? ग्राम सभा का कैसे बनाया जाएगा ग्राम सभा बताइए? देखिए, ग्राम सभा बना हुआ है। ग्राम सभा कैसे बना हुआ? कौन सुनिए, डिसाइड सुनिए। करेगा ग्राम सभा कैसे बनेगा? 1 मिनट सुन लीजिए। ग्राम सभा जो आपने तो पैसा- बिल्कुल एकदम 73 को क्वेश्चन ही कर सुनिए, दिया है। सुनिए, नहीं नहीं 73 आप यहाँ गलत फैक्ट दे रहे हैं। पैसा कानून पढ़ लीजिए ना आप साहब। गलत फैक्ट दे रहे हैं। आप शाहजी, आप आप पैसा पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं पैसा अरे कानून। सुनिए ना भाई, आप बात गलत तो- फैक्ट दे रहे हैं। आप पैसा कानून पढ़िए ना। आपने सीधा सीधा नहीं, चुनाव को क्वेश्चन कैसे कर लेकिन दिया? प्रभाकर त्रिकी साहब, ये तो सवाल बनता है ना कि अगर आपने आप चुनाव ही नहीं करेंगे चुनाव क्वेश्चन कैसे कर देंगे? तो फिर ग्राम सभा बनेगा कैसे कैसे? बनेगी? कौन बनाएगा नहीं, ग्राम नहीं, सभा? नहीं, ग्राम सभा बनाने का पूरा ये बना हुआ है कि हर गांव में एक ग्राम सभा होगी पेशा कानून के तहत। तो उसमें कौन और लोग उसमें होंगे? जो रूढ़िवादी पारंपरिक व्यवस्था के जुड़े हुए प्रधान हैं, मानकी मुंडा है, पढ़ा ये है, डोकलो सोहर के लोग हैं, जो प्रधान लोग हैं, उनको वहां पे जिम्मेवारी दी जाएगी। मतलब पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था की बात पेशा कानून में कही गई तो है। फिर राज्य उसी सरकार- व्यवस्था को दिया जाना है जिम्मेवारी। तब फिर ये बताइए मुझे कि राज्य सरकार तो हितैषी होने का दावा करती है पत्थलगड़ी समर्थकों का,
राज्य सरकार ये कहती है कि भाई भाजपा की सरकार ने पत्थलगड़ी समर्थकों पर गोलियां चलाई, हम आए तो हमने केस खत्म करवा दिया, पेशा कानून हम शुरू करवाने में लगे हुए। तो फिर राज्य सरकार ने कोर्ट में ये हलफनामा क्यों नहीं दिया कि भाई शेड्यूल एरिया में आता है, हम चुनाव नहीं कराएंगे यहाँ पर? ये संविधान में दर्ज है। शेड्यूल एरिया में अभिषेक जी इलेक्शन कराना, पर वहां का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्शन करना है आपको। पढ़ लिए साजी, अरे केवल तिर्की जी आप संविधान पढ़ के नहीं आए ना, जानकारी नहीं संविधान पढ़ के बस आप नहीं आए ना, पेशा कानून पढ़ लीजिए, पेशा कानून साहब से पंचायत राज पढ़ लीजिए ना, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पैसा, पैसा कहता है ग्राम सभा बनेगी, इलेक्शन के तहत बनेगी और उसका काम यह है कि वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये नहीं कि बिना इलेक्शन के होगा। इलेक्शन बिना इलेक्शन के किसको बैठाएंगे आप वहां पर? ग्राम सभा बिना इलेक्शन के किसको बैठाएंगे आप वहां पर? पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था की बात, बिना इलेक्शन के आप किसको बैठाएंगे? गाँव में पारंपरिक रूढ़िवादी बिना इलेक्शन के आप किसको बैठाएंगे? के बारे तो बिना इलेक्शन के किसको बैठाएंगे आप? आपने क्या समाज को करने का? सवाल तो यही है ना कि लोकतंत्र में पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था आप चलाइए, बिल्कुल चलाइए, लेकिन लोकतंत्र में इसकी स्थापना कैसे करेंगे आप? आखिर जब सदियां बदलेंगी, दशक बदलेंगे, आप एक बार कर सकते हैं, तब तो फिर वही चला जाएगा, परिवारवाद की स्थिति पे चला जाएगा कि जो रहेगा भैया उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, का जीवन मिलता चला जाएगा। कोर्ट्स को ये एक बार सुनिए, संविधान के आर्टिकल 13 को पढ़ लीजिए, 13A को, उसमें कस्टम एंड कस्टमरी लॉ, उसको कानून की मान्यता दी गई है, उसको हाई कोर्ट भी सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा। उसी कानून की मान्यता के तहत 5th शेड्यूल भी बना है, उसी मान्यता के तहत पेशा कानून भी बना है, जहां निचले लेवल पर पारंपरिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई है। और वही होंगे ग्राम सभा के लोग, वही होगा हमारा ग्राम सभा, उनको दिए जाएंगे पैसे, योजनाएं उनके माध्यम से लागू होगी। अधिकार बना दिए गए हैं कि जंगलों पर अधिकार होगा, बाजारों पर अधिकार होगा, नदी नालों के लघु खनिज पर अधिकार होगा, बालू गिट्टी पत्थर पर अधिकार होगा। ये सारे चीज डिफाइन किए जा चुके हैं। तो सरकार जो भी सरकारें आती हैं, वो सरकारें इसको मानती क्यों नहीं है? फिर मानती जब ये संविधान में दर्ज है, कोर्ट भी कोई हलफनामा नहीं कर रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती है कि आज तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ। नियमावली बनानी थी, हम लोगों ने नियमावली बना के दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट को लागू करने के लिए हम लोगों ने भी कहा है ये लागू होना चाहिए। संविधान की बात है, हम लोग उससे बाहर कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलिए अजय साहब, संविधान में बता रहे हैं कि दर्ज है। मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं चीजों को, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो किसी को यह समझ में नहीं आना चाहिए कि भाई वो बहुत ज्ञानी है। सोक्रेटिस ने कहा था आई नो दैट आई नो नथिंग, जो आज तक के सबसे ज्ञानी आदमी, उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, यही पता है आज तक। एनीवे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंचायती राज और जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी कमिटीज बैठी, बलवंत राय कमेटी बैठी, LM सिंघवी कमेटी बैठी। लास्ट में जाकर के नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में और राजीव गांधी गवर्नमेंट में ये डिसाइड हुआ कि संविधान में हम जो चेंजेस करेंगे, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया। 73rd एक्ट आया रूरल एरियाज के लिए और 74th आया अर्बन एरियाज के लिए। और ये डिसाइड किया गया कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें 3rd टियर हम गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज जिसको हम कहते हैं। और ये डिसाइड कर लिया गया जब केंद्र सरकार ने संविधान में चेंजेस किए 73rd और 74th, तो ये बताया गया कि कुछ चीजें जो हम मैंडेटरी करते हैं, मैंडेटरी का मतलब है जैसे कि 5 साल में इलेक्शन होने ही चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना ही करना है, रिजर्वेशन आपको वहां पर देना ही देना है, पर कुछ चीजें ऑप्शनल रखा गया, जैसे ओबीसी को रिजर्वेशन ये स्टेट डिसाइड करेगा, पार्टी वाइज इलेक्शन होना चाहिए ये भी स्टेट डिसाइड करेगा। उसी में एक एक्सेप्शन दिया गया जिसको हम कहते हैं पेशा पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी शेड्यूल्ड एरिया में भी पंचायत राज एप्लीकेबल होगा, बट शेड्यूल्ड एरिया जब पंचायत राज एप्लीकेबल होगा तो उसके प्रारूप जो है वो कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे शेड्यूल्ड एरिया में जब पंचायती राज इंप्लीमेंट होगा तो गवर्नर को स्पेशल पावर दिया जाएगा। नॉर्मली हम समझते हैं कि वो 3rd टियर इंस्टीट्यूशन है, पर गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर है। और वहां पर क्यों ऐसा किया गया, जैसा कि इन्होंने तिर्की जी ने कहा कि इन्होंने ठीक कहा इस बात को कि जो शेड्यूल्ड एरियाज के यूनिक कल्चर है, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि नागालैंड है, जैसे 73rd अमेंडमेंट में बोल दिया कि 1/3 रिजर्वेशन आपको वुमेन को देना है। अब जब वो नागालैंड में गया तो नागालैंड पूरा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वहां विरोध होने लगे कि भाई हम 1/3 कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं वुमेन को, और वहां लगभग 20 साल तक चुनाव नहीं हुए। लेकिन 20 साल के बाद में नागालैंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम संविधान से विरुद्ध तो नहीं जाएंगे, चुनाव तो यहाँ पर होना ही होना है। और 20 साल के गैप के बाद नागालैंड में जो चुनाव हुआ, तो मैं एकदम कंक्लूजन निकाल दूं, इलेक्शंस होने हैं, सारे इंस्टीट्यूशन इलेक्शन से होंगे, लेकिन हाँ, जो शेड्यूल्ड एरिया है आदिवासियों की, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए
स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे। और कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेंगे गवर्नर वहां के कि हाँ, वहां शेड्यूल्ड एरियाज में चीजों को ठीक किया जाना स्पष्ट है। तो शेड्यूल्ड एरिया में भी इलेक्शन होना है। प्रभाकर तिर्की साहब कह रहे हैं कि वहां चुनाव हो ही नहीं सकते। अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो सरकार पंचायत चुनाव कराने में विफल रही है 5 साल, लेकिन अगर संविधान में ये मामला दर्ज है और मामला कोर्ट में चल रहा है तो ना कोर्ट इस पर टिप्पणी, कोर्ट ने अभी तक कोई टिप्पणी की है कि वहां चुनाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट के पास तो सारे आदेश होते हैं। ना ही सरकार इस बात को लेकर गई है कि भैया ये शेड्यूल एरिया में आप चुनाव नहीं करा सकते हैं, हम ग्राम सभा वहां पर निर्णय करेगी। सवाल है और उलझे हुए सवाल है। इसी बीच एक बार हुसैन साहब का रुख करते। हुसैन साहब, 723 नक्सलियों ने 2024 में अभी तक सरेंडर किया है, 812 गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित तौर पर जहां पर केंद्र सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है, इसमें राज्य सरकार का कितना योगदान है? यहाँ राज्य सरकार के भी योगदान है। अभी झारखंड के डीजीपी अजय जी के नेतृत्व में अभी के आंकड़ा हमने देखे हैं, 400 लोगों ने सरेंडर की है और 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें निसंकोच हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने पहल कर रही है। योजनाओं को धरातल पे उतार के भी कोशिश कर रही है और जैसे भी हो रही सरकार अपनी योजनाओं को कर रही है। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद भी है कि अगले बार अच्छा परफॉर्मेंस सरकार करेगी और निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होगी। हम इसको समझ गया मैं। ये प्रभाकर तिर्की साहब, आप नजदीक से गांवों को समझ रहे हैं, आपने कहा कि आपने दौरे भी किए, क्या नजर आ रहा है? 2026 तक गृह मंत्री ने दावा कर दिया है कि 2026 तक हम काफी हद तक नक्सल खत्म कर देंगे। मतलब मान के चलते 95-99% के करीब में नक्सली साफ हो जाएंगे। क्या यह संभव है कि नक्सल खत्म हो जाए? ये तो सबसे अच्छी बात होगी अगर वो खत्म हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि गांव के लोगों पर ये ना लगे कि वो नक्सली हैं। हम लोग खुद चाहते हैं, नक्सली बोल के तो गांव के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन तब जब उनके लिए उनको अधिकार अपना मिलेगा, तब नहीं मिलेगा तो खत्म होने की बात खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है। नहीं मिलेगा तो फिर ये समस्याएं बनी रहेंगी, जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं यही स्थिति है। इसीलिए हम लोग खुद चाहेंगे, हम तो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, हम खुद चाहते हैं कि उनको जो संवैधानिक अधिकार दिया जाना है, इसमें केंद्र सरकार का भी काम है। आप समीक्षा करिए, जो 8.5% जो विभिन्न मंत्रालयों के जरिए दिया जाता है पैसा ट्राइबल सब प्लान के अंदर में, उस पैसे को कहाँ खर्च किया जा रहा है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि वो पैसे गए कहाँ हैं। जब वहां से मंत्रालय के जरिए निकल रहा है पैसा, तो जा कहाँ रहा है पैसा? आपने भी कहा कि ये पैसे, हम भी कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। रांची में आईएस क्लब बन रहे हैं, एयरपोर्ट का सुंदरीकरण हो रहा है और कई तरह के काम जो ट्राइबल्स योजना के तहत दिया जाना है, वो ट्राइबल सब प्लान के पैसे इधर उधर खर्च हो रहे हैं। तो आदिवासी कल्याण के लिए तो अलग से विभाग भी है सर। जी नहीं, विभाग क्या करता है? देखिए, ये भी दुर्भाग्य है, वो भी जानना चाहिए कि स्टेट में आदिवासी कल्याण बोल के कोई मंत्रालय नहीं है। पहले हुआ करता था, अभी उसको मर्ज कर दिया गया है कल्याण विभाग में। नहीं, मर्ज है कल्याण विभाग में, विभाग तो है। आदिवासी कल्याण के जो पैसे आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से 25% बजट स्टेट के बजट में होता है, पूरे बजट का। उस हिसाब से 26,000 करोड़ रुपये आज ट्राइबल डेवलपमेंट में खर्च होने हैं। तो 26,000 रुपये कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता। यही तो दुर्भाग्य है कि इतनी राशियां 8.5% उधर सेंटर का, फिर विशेष केंद्रीय सहायता अंडर आर्टिकल 275 विशेष केंद्रीय सहायता जो 100% अनुदान के रूप में मिलता है, वो राशि कहाँ जाते हैं? उसके बाद भी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और डेवलपमेंट ना हो तो किसको आक्रोश नहीं होगा, आप बताइए। तो मतलब निशाना तो आपका भी सीधा सरकार पे है कि कहीं ना कहीं राशि को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, राशि में बंदरबाट बोल रहा हूं आज मैं ऑफिशियली भी बोल रहा हूं कि राज्य सरकार भी दोषी है इसके अंदर में। पैसे आ रहे हैं, खर्च नहीं हो रहे हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है? आपके पास जो फोरम होना चाहिए, आपके पास ट्राइबल कमीशन नहीं है, आपके साथ राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है, आपके पास में विमेन कमीशन नहीं है। आप जो संस्थाएं विकसित करनी चाहिए उसको काम करने के लिए अच्छे तरह ट्राइबल पॉलिसी नहीं है आपके पास में, ये कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं, हम लोगों ने मांग किया है
कि ट्राइबल पॉलिसी बने, ट्राइबल कमीशन बनाइए, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और घोटालों के रूप में जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, हम भी बोलते हैं कि आज मंत्री जेल में हैं, ऑफिसर्स जेल में हैं, ये किसका काम है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप जेल से निकल के फिर चुनाव लड़ने के लिए चले आते हैं। तो ये सब भारी गड़बड़ी हो रही है इस राज्य के अंदर में। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ चुनावी राजनीति हो रही है, यहाँ नंबर गेम हो रहा है, यहाँ राज्य के विकास के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। अजय शाह साहब, राज्य सरकार पर तो दोष है ही, केंद्र पर भी आरोप लगा दिए हैं कि राशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, राशि डाइवर्ट हो रहे हैं, बंदरबाट हो रहा है पैसे का, जबकि पैसा भरपूर मिलता है आदिवासियों के कल्याण के नाम पर। लेकिन सड़कों को अगर छोड़ दें तो यह सच्चाई है कि झारखंड में जिस तरीके का विकास दिखना चाहिए, जितनी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उतना विकास नजर नहीं आता। अगर केवल आदिवासी समाज की नहीं बात करें, हम नक्सलवाद की जब हम बात करेंगे तो नक्सलवाद तो बिहार से घुसा, पलामू के एरिया से घुसा झारखंड में। आदिवासी समाज को तो बाद में निशाना बनाया गया। पहले तो पलामू के जरिए जो प्रबल तौर पर जो एक बिहारी बहुल इलाका है, जो ज्यादातर बिहार के लोग वहां पर रहते हैं, वहां से नक्सलवाद ने एंट्री की है झारखंड में। विकास गांव में नजर नहीं आना एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण बन जाता है। नक्सल को कैसे रोक पाएंगे फिर नक्सल को, जब विकास की योजना उतार ही नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात सही है तिर्की जी के, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो गांव में विकास नहीं पहुंचा है और पहुंच भी रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे किसी तरीके से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का तो मैंने टारगेट किया ही। अब जहाँ तक देखिए अभिषेक जी, क्या है कि मैंने अब जैसे हम लोग नक्सलवाद की बात करें, जैसे कि तिर्की साहब ने भी शुरू में कहा कि शुरुआत तो इसके 1967 नक्सलवादी मूवमेंट जो वेस्ट बंगाल में हो, वहीं से शुरुआत हो गई, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, यहाँ पर लेफ्ट वालों के साथ मिलकर इनकी सरकार रही। और अगर हम देखेंगे तो सही मायनों में इन्होंने आइडियोलॉजिकल शेल्टर तो दिया ही दिया, लेकिन आदिवासी समाज के लिए बहुत ज़्यादा कार्य इनको गिनाने के लिए नहीं है। छोटा सा उदाहरण तो मैं आपको यही दूंगा कि झारखंड हमारा जो अलग हुआ है, झारखंड हमने किससे अलग किया था? हमने झारखंड अलग किया था लालू प्रसाद यादव से लड़ाई करके। हमने लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जो झारखंड मेरी लाश पर से बनेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे अभिषेक जी, यहाँ पर जो सरकार बनी है, इस सरकार में जो सबसे अहम एक मंत्रालय है, जिस मंत्रालय का काम है लोगों के, आदिवासी बच्चों का स्किल डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है उसकी चाबी किसके पास है? लालू प्रसाद यादव के पास है। तो यहीं से इनकी मंशा समझ में आती है कि जिन लोगों के खिलाफ लड़के हमने झारखंड अलग किया, आज उन्हीं के हाथ में पावर की चाबी है, स्किल डेवलपमेंट की चाबी जो है हमने उन्हीं के हाथ में दे दिया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से लेकर के इंफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पर नहीं है, विमेन कमीशन नहीं यहाँ पर, चाइल्ड कमीशन नहीं है। तो जब इतने कमीशन जिनके अकाउंट, आज आप थोड़ा सा एग्जांपल देखिए लीजिए कि हमारे झारखंड से एक महिला जो आशा लकड़ा जी है, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की मेंबर बनी है। जब वो मेंबर बनी तो कितनी एक्टिव है, वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर जो आदिवासी है उनके प्रॉब्लम को समझ रही है, रिपोर्ट्स बना रही है। तो यहाँ पर जो कमीशन है, ट्राइबल कमीशन है या फिर वुमेन कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है, इन लोगों को राज्य सरकार ने क्यों नहीं किया? और जहाँ तक हमारा स्टैंड अभिषेक जी बिल्कुल साफ है, हमारा यही कहना है कि जब तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब तक सब कुछ धीमा धामा चला। ना तो आतंकवाद को लेकर इनकी सही पॉलिसी थी, न नक्सलवाद को लेकर इनकी सही पॉलिसी थी। जब से हमारी सरकार आई है, हम कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी में हम चल रहे हैं। जहाँ पर कैरोट की जरूरत हम कैरोट देंगे, जहाँ स्टिक की जरूरत है हम स्टिक देंगे। कश्मीर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने एक अच्छे तरीके से 370 को जब हटाया, आप याद कीजिए 370 जब हटाया गया था तो कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे थे कि वहाँ खून की नदियाँ बहेंगी, तूफान आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। लेकिन इतना स्मूथली 370 हमने हटाया भी, इलेक्शंस भी हुए, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारी सरकार बनी, वहाँ भी स्मूथली इलेक्शंस हुए। और हम ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम जो है गांवों तक विकास को जो हम पहुंचाएंगे। और उसको करने के लिए जो थोड़े बहुत गैप्स हम उसको पूरा कर रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जो स्कीम है, अगर आप देखेंगे तो ये डिजिटल इंडिया से ही कहीं ना कहीं आया है, जिससे कि लोगों के पास में ठीक है डायरेक्ट कैश पहुंच रहा है, या फिर उज्ज्वला के तहत जो है गैस हम पहुंचा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम चीज़ों का करें। और सबसे बड़ा हमारा योगदान जो है नक्सलिज्म रोकने में, अगर मैं कहूँगा सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना जो कि वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी, मोदी जी ने उसमें 3-4 गुना का इजाफा किया। गांव-गांव में सड़कें जा रही है और आप डेटा देख लीजिए, जहां पर ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जाती हैं, वहां वो सबसे ज्यादा किसी को हिट करता है तो वो नक्सलिज्म को हिट करता है। तरीके से काम हो रहे हैं, केंद्र सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार का भी प्रयास है, लेकिन बावजूद इसके अगर नक्सलवाद पर कमान कसना है, नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो यह जरूरी है कि संकल्प में दृढ़ता रहे और कानूनों का पालन यथावत हो। जो कानून है उनको धरातल पर उतारा जा सके। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि आपको साहब विकास की धारा तो पहुंचाने पड़ेगी, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी पड़ेगी। अगर डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तो फिर
नक्सलवाद दरअसल है क्या, इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि आखिर ये रिवोल्ट, ये रिएक्शन है। इसको माना जाता है कि जब अभी बताया अजय शाह जी ने, नक्सलवादी से शुरुआत हुई थी, तेलंगाना से शुरुआत हुई थी, पहला किसान विद्रोह हुआ था तेलंगाना में, और उसके बाद 67 में 65 में नक्सलवाड़ी में जब हथियार उठाए लोगों ने, तब नक्सलवाड़ी के नाम पर नक्सलवाद हो गया। यह विरोध था, महाजनों के खिलाफ विरोध था, सूदखोरों के खिलाफ विरोध था, जिसमें बाद में चलकर शिबू सोरेन साहब ने भी काफी अहम भूमिका निभाई। देशों गुरु कहलाए शिबू सोरेन साहब। लेकिन आज झारखंड जिस स्थिति में है, हर दल ये दावा करता है कि वो आदिवासियों का हितैषी है, लेकिन क्या वास्तव में आप हितैषी हैं आदिवासी के? ये तो संकल्प की बात है, ये तो टटोलने की बात है कि आप कितने हितैषी हैं, क्योंकि जब हित होगा तो कई सारे काम अपने आप होते दिखाई दे जाएंगे। बहरहाल वक्त की पाबंदी है, धन्यवाद देता हूं अपने अतिथियों को। हमारे साथ प्रभाकर तिर्की साहब थे, प्रभाकर जी बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी से अजय शाह साहब हमारे साथ थे, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और हुसैन अंसारी साहब एनएसयूआई थे, बहुत धन्यवाद हुसैन अंसारी साहब आपका। आप तीनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबर चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।